टू आवर चैनल। तो आज हमारा टारगेट डे 15 और आई होप कि आप लोगों ने लास्ट टारगेट को बेहतरीन तरीके से अचीव किया होगा। और वैसे तो आज सभी लोग इलेक्शन का रिजल्ट देखने में बिजी हैं, हम लोग भी बिजी थे। तो क्या रहा नतीजा, आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा। तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट में बताइएगा कितना संतुष्ट हैं आप लोग, क्या लग रहा है और किस तरीके के रिजल्ट हैं। क्या आपकी अपेक्षाओं के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आए हैं या अपेक्षाएं आपकी अधूरी रहीं या अपेक्षाओं से अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। तो ये सारा अपना अपना विचार होता है हर किसी का, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उससे जनता को बेनिफिट्स मिलते हैं। जब विपक्ष होता है, मजबूत विपक्ष भी होता है, तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट जनता को देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो पक्ष जो पार्टी होती है, जो सत्ता में पार्टी होती है, उसको भी लगता है कि विपक्ष भी हमारा मजबूत है। हो सकता है अगर हमने अच्छे काम ना किए तो हो सकता है अगली बार ये लोग आ जाएं। तो इसके चलते क्या होता है कि जनता को बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। और स्टूडेंट्स को भी हो सकता है कि इस बार कुछ वैकेंसीज देखने को मिल जाए अच्छी। हो सकता है सरकार सोच ले 2027 के इलेक्शन से पहले, क्योंकि यूपी में काफ़ी अच्छा खासा इस बार सपा ने भी प्रदर्शन दिखाया है। तो हो सकता है कि यूपी वगैरह में शिक्षक भर्ती वगैरह भी देखने को आप लोगों को मिल जाए। तो इस तरीके की चीज़ें तो चलती रहती हैं। बाकी सेंसेक्स मार्केट का तो आप लोगों को पता ही है। बाकी उस शेयर मार्केट वगैरह में आप लोगों ने सारी चीज़ें देखी, किस तरीके से उछाल कल हुआ और आज किस तरीके से धड़ाम हो गई। 40 लाख करोड़ इस तरीके की चीज़ें खबरें आ रही थी। लेकिन उन सब चीज़ों से हम लोगों का तो कोई लेना देना है नहीं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिलहाल सारी चीज़ों को छोड़ते हुए हम लोग मेन फोकस करते हैं। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि भैया आप लोग पढ़ें और हम लोग जितनी हेल्प कर सकें वो हेल्प करें। जिस तरीके से डेट आई है जीडीसी की 1 जुलाई, वो 1 वीक ऑफ जुलाई, उस हिसाब से तो लग रहा है कि इस जून के अंदर ही आप लोगों को न्यूज़ देखने को मिल जाएगी कि मिड जुलाई में या फिर जुलाई लास्ट में आप लोगों के एग्जाम की भी न्यूज़ हो सकता है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काफ़ी अच्छे से तेजी के साथ सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। बहुत अच्छे से हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो रीजनिंग हो, उन टॉपिक्स को भी हम लोग निपटा लेंगे। और जो टाइम बचेगा उस टाइम को आप लोग रिवीजन में लगाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ साथ भी रिवीजन करते चलिए। सिर्फ इस भरोसे में मत रहिए कि बाद में ही रिवीजन करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं आज का टाइम है, कल का टाइम था, मान लेते हैं आपका टारगेट 5 दिन में कंप्लीट हो गया, तो आप लोग सोचते हैं कि अब तो नेक्स्ट टारगेट आएगा तब तक मस्ती करते हैं। ये आप लोगों की गलत सोच है। अगर आप इस तरीके से चल रहे हैं तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो। आपको करना यह है कि जैसे टारगेट 4 दिन में कंप्लीट हो गया, हो सकता है बहुत सारे बच्चों का हो रहा होगा, जो पिछले बैच में थे उन लोगों का बहुत आसानी से हो रहा होगा। उस टारगेट को कंप्लीट करने के बाद जो टाइम बच रहा है, पीछे का एक टारगेट उठाइए, उससे अगला टारगेट उठाइए। हर बार 1-2 टारगेट उठाते चलिए, साथ साथ रिवाइज करते चलिए। उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। टेस्ट में आप लोगों के मार्क्स बढ़ते हुए दिखेंगे। और टेस्ट में इस समय मार्क्स आप लोगों को दिख ही रहा होगा किस तरीके के मार्क्स आ रहे हैं। टेस्ट बुक पे भी टेस्ट लगा रहे हैं और आप वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे भी आप लोगों को टेस्ट देखने को मिलेंगे। मैं फुल टेस्ट उसके ऊपर अपलोड कराने की कोशिश करता हूं। आप लोग उन टेस्ट को भी लगा के देखिएगा और फ्री रहेगा वो। स्टार्टिंग के 1-2 टेस्ट तो कम से कम फ्री रखेंगे, उसके बाद में भी बीच बीच में 1-2 टेस्ट फ्री भी देते रहेंगे। तो आप लोग उन टेस्ट को लगाइए और बताइए किस तरीके का आपको टेस्ट लगा, एनालिसिस कैसा है, आप लोगों ने उसके सॉल्यूशंस देखे, उसके सॉल्यूशन कैसे लगे और किस तरीके के आपको उस टेस्ट की जो टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसको भी हम लोगों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए टारगेट है 15 और हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी इलेक्शन के रिजल्ट्स तो सबके सामने हैं, सब देख ही रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आज की चीज़ें देखने को मिली। तो फिलहाल ये हमारा टारगेट डे 15 स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। देखिए वैसे तो मैंने आप लोगों से कहा था कि स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स अगर कोई बच्चा अभी तक टारगेट स्टार्ट भी नहीं किया है तो वो हो सकता है कि चाहे तो स्किप कर सकता है। और करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी लास्ट टाइम में जैसे आप लोगों को देंगे ऐसे उन्हें भी देंगे, तो 4-5 नंबर वहां से वो कवर कर लेगा। तो मतलब ज़्यादा जीके के पीछे ना पड़े। अगर कोई बच्चा है नया और वो चाहता है कि मैं चीज़ें करूं तो करंट या ये स्टैटिक जीके वाला पार्ट छोड़ सकते हो। ये तो उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा जो आगे ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस कोई भी एग्जाम देंगे, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपके टारगेट्स जो फॉलो होते हैं, इन टारगेट्स के दम पे बच्चों ने ना सिर्फ रेलवे बल्कि बहुत जगह अलग भी सिलेक्शंस लिए हैं। ठीक है, कोई बच्चा डीआरडीओ में चला गया है, कोई बच्चा मध्य प्रदेश पुलिस में लग गया है, ऐसे जगह कितने बच्चे हैं। तो आप लोग टारगेट्स को ये मत समझिए कि सिर्फ एक एग्जाम के लिए ही है। टारगेट्स में आप लोगों का ऑल इन वन एग्जाम लगभग क्लियर हो जाते हैं।
बस ये है किसी में हिंदी आ रही है तो आपको हिंदी अलग से पढ़नी पड़ती है, किसी में इंग्लिश आ रही है तो आपको इंग्लिश थोड़ी सी पढ़नी पड़ती है, बाकी तो सारे सब्जेक्ट कॉमन ही है। और ये जो आप जीके कराते हैं, ये जीके लगभग सभी एग्जाम में आप लोगों के काम आती है। तो गाइस स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स में हमारे इस बार टॉपिक है रिसर्च इंस्टीट्यूट। हम लोग इस बार करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा गन्ना संस्थान कहां पर है, वन संस्थान कहां पर है, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। पहले भी करवा चुका हूं इन चीजों को, लेकिन यहां से क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो प्लीज इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट वाला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा विश्व धरोहर स्थल जो यूनेस्को सूची में शामिल है। अब शामिल तो बहुत सारे हो गए अब, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, देखिए अब मान लेते हैं आप कहीं के मंदिर को याद कर रहे हैं कि ये मंदिर यहाँ पे है, तो आप कम उस चीज को छोड़ के मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्यों ना पढ़ें, क्योंकि उसकी आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। मान लेते हैं कोई यूनेस्को हेरिटेज में शामिल हुआ है, तो उस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि पूछा जाएगा तो वहां से पूछा जाएगा। तो ये हमारे विश्व धरोहर स्थल है जो यूनेस्को की सूची में शामिल हुए हैं, उन चीजों को हम लोग याद करेंगे बेहतरीन तरीके से। लेक्चर भी आप लोगों को मिलेगा, उसका कंटेंट भी मिलेगा, टेंशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भारत में प्रथम, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन इस बार जितना कवर हो सकेगा उतना कवर करेंगे। देखिए ऐसा है ना, जैसे मान लेते हैं इतनी सारी चीज है, तो कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं भैया बस इतना बताओ जिससे पास हो जाए। तो ये वही वाली चीजें हैं कि उतना बताओ जिससे से हमारा काम हो जाए। पढ़ने को तो हमारे पास दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन हम पढ़ते सिर्फ उतना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। और आज के टाइम में सक्सेसफुल वही बच्चा है जिसको ये पता है कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं तो आप साइंटिस्ट बनने की कोशिश करोगे, पीएचडी करने की कोशिश करो, एमए करो, बीए करो, सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं होगा। स्मार्ट वे में कम पढ़ के सिलेक्शन अगर लेना चाह रहे हो तो आपको स्मार्ट स्ट्रेटजीज समझनी होंगी, पता करना होगा कि क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज छोड़नी है। अगर सारी चीजों को लिपटोगे तो काम नहीं होगा। तो भारत में प्रथम महिला भी होती हैं, भारत में प्रथम पुरुष भी होते हैं, भारत में प्रथम प्रेक्षागृह, भारत का प्रथम उपग्रह पूछा जा सकता है, ठीक है, भारत की प्रथम और कोई चीज पूछी जा सकती है। तो ये लेटेस्ट वाले तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, जो हमारे ओल्ड है वो भी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन हुई, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये वाली चीजें हमें रटी होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में ही कभी बदलनी नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा, जो चीज पहली हो गई वो कभी बदलेगी नहीं, ये चीज समझिए। साइंस में हम लोगों ने क्लास 9th की एनसीईआरटी जो है खत्म की, उसके टेस्ट भी अपलोड हो जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। उसके टेस्ट अपलोड कराने की कोशिश है, पूरी बन गए हैं, उनको प्रूफ रीडिंग करनी है तो वो वाले टेस्ट भी अपलोड होंगे। क्योंकि आप लोगों को पता होगा हमारे जो टेस्ट हैं वो सिर्फ टाइम पास नहीं होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बना के ऑप्शन देना तो कोई भी दे सकता है, ऐसा कंटेंट देना जो लाइफ टाइम काम आए, वो उस तरीके की चीजें हैं, तो उसमें टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 ये हम लोग कवर करने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। और मैं आप लोगों को बता दूं, ग्रुप डी 2022 में 10th की एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट थी, तो हो सकता है लाइंस सिलेबस में जो ग्रुप डी 2022 में थी वही लाइंस यहां पे लिखी है, वही लाइन 2018 में लिखी थी। 2018 में सब कुछ दिया था 9th और 10th, लेकिन 2022 में सिर्फ 10th दिया था। तो हो सकता है कि इस बार सिर्फ 10th दे दे, इस बार सिर्फ 9th दे दे। इसलिए आप लोग 9th तो नहीं देगा, क्योंकि उसमें 10th भी लिखा हुआ है, तो 10th तो देगा ही देगा। इसलिए पॉसिबिलिटी बन जाती है, कई बार एग्जामिनर बहुत सीरियसली ले लेता है, उसमें 10th लेवल लिखा है तो उसने 10th से ही पढ़ना शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि 10th से बहुत सारी चीजें आना शुरू हो जाए। इसलिए हमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है इस चीज में। तो क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस। अरे यार यहां भी इंग्लिश में लिख दिया, वो यहां भी हिंदी में लिख दिया, यहां भी लिख दिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोगों को पता है केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर है, तो इसको हम कवर करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर को हम कवर करेंगे, और इसके बाद हम लोगों का जेनेटिक्स वाला जो रिमेनिंग पार्ट है उसको भी हम कवर करेंगे, क्योंकि बच्चे कह रहे थे पिछली बार कि जेनेटिक्स में भैया कुछ चीजें समझ नहीं आई है, ये पूरा नहीं हो पाया है, तो रिमेनिंग पार्ट भी हम लोग इस बार करेंगे, जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिएगा, जेनेटिक्स में भी हम कवर करेंगे। इसके बाद ये है ह्यूमन फिजियोलॉजी। जैसे कि अभी आप लोगों ने सारी चीजें लगभग पढ़ ली, कंकाल तंत्र पढ़ लिया, ठीक है, पाचन तंत्र पढ़ लिया, बहुत सारी चीजें पढ़ ली। तो अब ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं
तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा, जो आप लोगों को कम से कम याद होने चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चंस वन लाइनर टाइप के आते हैं और आप लोगों को पता है रीजनिंग के क्वेश्चन को करने में सीटिंग अरेंजमेंट के और इसके वन लाइनर करने में कितना डिफरेंस है। यहां से आसान है मार्क्स लेना, बस आपको करना क्या है, आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। साइंस के मार्क्स खींचना बहुत आसान हो जाता है, आपको याद होना चाहिए। रीजनिंग के जो पजल्स आती हैं ये सब में टाइम बहुत लगता है, मार्क्स खींच नहीं पाता, फिर भी गलत हो जाता है। मैथ्स में भी यही सीन है, इसलिए साइंस को हल्के में ना लें, साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने की कोशिश करें, चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद उनके जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उनको भी याद करें। कुछ चीज़ें याद करने की ही होती हैं, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगी, कुछ चीज़ें याद भी करने की होती हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं भैया डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं फंस रहे एनसीईआरटी से। भैया एक मिनट बात सुन ले, कभी जिंदगी में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं फंसेगा। सारे क्वेश्चंस अगर आप सोचते हो डायरेक्ट फंस जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है कि सारे क्वेश्चन डायरेक्ट दे देगा, थोड़ा बहुत तो घुमाते ही है। कहीं पे ए लिखा है तो वहां पे पी लिख देगा, साइन थीटा लिखा है तो वहां पे साइन ए लिख देगा। इसी तरीके से कहीं पे कोई क्वेश्चन पूछा है लीवर से रिलेटेड तो उसे घुमा के पूछ लेगा। तो थोड़ा बहुत तो उधर उधर होगा, इतना तो दिमाग चलाओ। अगर आप इतना भी दिमाग, ये वो बच्चे हैं मैं बताता हूँ जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, जिन्हें टीचर सब कुछ करके दे देंगे कि ये लो ये सारे क्वेश्चंस हैं, एमसी थ्योरी भी टीचर ने पढ़ा दी, एमसीक्यू भी टीचर ने करा दिया, आपको लग रहा है मुझे तो सब कुछ आता है, और रियल में आप लोगों को कुछ नहीं आता है। पता है क्यों? क्योंकि सारी मेहनत उसके दिमाग ने करी और आप सिर्फ देखते रहे। आपके दिमाग को लगा रहे हो गया, तो आपके दिमाग को ये आदत लग जाएगी, लत लग जाएगी उसका देख के आंसर करने की, और आपके दिमाग में कोई आंसर आएगा नहीं। इसलिए जब किताब को खुद लेके बैठे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद किताब को खुद लेके बैठे, दिमाग लगाएं, दिमाग दौड़ाएं, क्योंकि एग्जाम में भी आपको दिमाग दौड़ाना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जब आप उसकी थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसकी थ्योरी में से ही फंस गया है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें, सिर्फ यूट्यूब के भरोसे ना रहें, आपको और भी काम करने होंगे। मैथ्स में अगर मैं बात करूं, इसलिए तो मैं कहता हूं थ्योरी करो और उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाओ अपने यूथ से। जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपका दिमाग खुलेगा। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस घुमा के मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो है ही नहीं, एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखे। तो उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, याद करना होगा। हो सकता है आपके नोट्स में अगर बनाना है तो नोट्स बना लीजिए, नोट्स में नोट कर लीजिए। अगर नहीं बनाना कोई दिक्कत नहीं। हम भी जब टेस्ट देते थे तो हमें हर टेस्ट में 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते थे जो हमने कहीं पढ़े ही नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग नोट करते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, सभी के साथ ऐसा होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करें मैथ्स में। मैथ्स है बोट एंड स्ट्रीम वाला हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स हमारा कंप्लीट हो गया है, उनके प्रीवियस ईयर आप जरूर से जरूर लगा लें। इस बार हमारा जो चैप्टर है वो ज्यादा बड़े नहीं है। बोट एंड स्ट्रीम लगभग 1.5 से 2 घंटे हम लगेंगे, बस 4 से 5 क्वेश्चंस हैं, उन्हीं में आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 2 घंटे इस चीज के लगेंगे। नेक्स्ट है हमारा डीआई। ये जो पाई चार्ट और बार ग्राफ, लाइन ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेलवे के अंदर ऐसे आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और उन 4-5 क्वेश्चन में 60 से 70% क्वेश्चन पाई चार्ट और बार ग्राफ के होंगे। लाइन ग्राफ का क्वेश्चन कम आते हैं। अगर 100% टोटल माना जाए तो 10 से 15% लाइन ग्राफ और 10 से 15% टेबल, और ये 80% क्वेश्चंस पाई चार्ट और बार ग्राफ से देखने को मिलेंगे। पाई चार्ट और बार ग्राफ तो आप लोगों को समझ आता ही होगा। पाई चार्ट बार ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस हैं, देखिए आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये वाले, और इन क्वेश्चंस को करने के लिए कैलकुलेशन नहीं करनी होती है ज्यादा। बहुत सारे लड़के कैलकुलेशन करते रहते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल दूं, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ भी है, यहाँ पे 25% है, यहाँ पे 27% है, ठीक है, चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं पीला है, यहाँ पे काला है, कुछ भी दे रखा है, या मान लो चीनी है यहाँ। अब वो कहता है कि आप ये बताइए कि पीले आमों में से, पीले आमों की परसेंट, पीले आमों में से अगर काले आम घटा दिए जाए तो हमारे पास टोटल कितने आम होंगे, और आमों की संख्या दे देगा यहाँ पर 50,000। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पहले पीले आमों की संख्या निकालेंगे 50,000 गुणा 27%, फिर काले आमों की निकालेंगे 50,000 गुणा 25%, और फिर उसमें से घटाएंगे। ये जो लड़के होते हैं ये एकदम ट्रेडिशनल चीजें फॉलो करते हैं, जिसके चलते सिलेक्शंस नहीं होते, इनमें टाइम बहुत लगता है। अब उसने क्या बोला, पीले आम है, काले आम है, टोटल आम कितने हैं, 50,000 है।
वो कह रहा है पीले आमों में से काले आम घटाने हैं, तो क्या करना है, 27 में से डायरेक्ट 25 घटा दो, कितना बचा 2%, 50 का 2%, 50,000 का 2% निकाल दो, बात खत्म हो गई। जो भी आंसर आएगा 50,000 को मल्टीप्लाई बाय 2/100, 100 से 2 जीरो कट गए, बाकी गुणा करके आंसर समझ आ गए। 50,000 का 2% आप लोगों को निकल के आगे क्या है। इस तरीके से अगर आप करेंगे, ऐसे ही जोड़ में होता है तो बहुत सारी चीजें शॉर्ट ट्रिक से होंगी, तो उन चीजों को उसी तरीके से करना है। ऐसे ही आप लोगों को बार ग्राफ में करना है, ना सिर्फ इसमें। तो पाई चार्ट और डीआई के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स परसेंटेज की बहुत काम आती है। ये आपके ये बार ग्राफ होते हैं जो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें वही चलता है, यहाँ पे 37% दे रखा होगा यहाँ, तो इन दोनों का डिफरेंस बता दो, इन दोनों का जोड़ बता दो। तो पहले ऐसे ही जोड़ लिया करो और फिर उसके बाद चीजों को किया करो। बाकी अभी मैं पढ़ा तो नहीं रहा हूं उस चीज को, बस मैं थोड़ा सा आप लोगों को दे रहा हूं। इसके अलावा लाइन ग्राफ है, तो लाइन ग्राफ में भी लड़के ऐसे करते हैं, जैसे ये है यहां पे ऐसे, ठीक है, ये अब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का अगर मान लो वो डिफरेंस भी पूछेगा, तो कुछ लगा कि टोटल संख्या में से पहले इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर घटाएंगे। चालाक लड़के यहां से यहां को लाइन खींचेंगे, डायरेक्ट यहां की लाइन खींचेंगे, ये देखेंगे कितना है, ये देखेंगे कितना है, इन दोनों में से घटा के और डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो गाइस थोड़ा सा स्मार्ट बनिए और उसी तरीके से चीजों करिए। आपके दोस्त आपके ग्रुप में शामिल हैं, उन लोगों को पता है सारी चीजें। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, उनकी हेल्प ले सकते हो आप लोग। रीजनिंग में हम लोग डाल रहे हैं, एक तो रिवीजन कर लीजिएगा आप सारे चैप्टर्स का। ये जो सिलोक्स चैप्टर है, देखिए मैं आप लोगों को पहले से भी कहता आ रहा हूँ, और जो मैं कहता हूँ वो चीजें हो ही रही होंगी, क्योंकि वो लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो आप लोगों को फ्री में मिल रहे हैं वो फ्री में मिलने लायक है ही नहीं लेक्चर्स। मैं कह रहा हूँ जो पेड भी पढ़ रहे हैं ना, जिन्होंने कोर्स लॉन्च कर रखे हैं टीचर्स ने, वो भी इतना बेस्ट कंटेंट नहीं पढ़ रहे होंगे जिस कंटेंट से आप चीजें कवर कर रहे हैं। क्योंकि वो पढ़े हुए चक्कर में कि मेरे टीचर ने कोर्स लॉन्च किया है तो मैं तो उसी से कवर करूंगा, जिसके चक्कर में उन्हें बेस्ट नहीं मिल रहा है। आप लोगों को सबसे बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, ये बात मैं बता रहा हूं। तो ये जो स्लोक्स है मैं आप लोगों को जिस समय दूंगा, बार बार कहता हूं आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिए। हो सकता है बाद में वो वीडियो ना मिले आपको, तो इस लेक्चर को आप डाउनलोड करके जरूर से जरूर रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन है और इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी आप लोगों को ये चीजें करवाएगी। इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी होगा क्या कि स्टार्टिंग के 2-4 बार आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं तो आप लोगों को पक्का कहूंगा कि इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नोट्स तो मैं दूंगा ही दूंगा आप लोगों को, और फिर इसके बाद सारी चीजें आप लोगों को बहुत आसान लगेंगी। इस हफ्ते आप लोगों को यही करना है, और पूरे हफ्ते में अगर आप ये कर लिया ना, बाकी इसे भी नहीं किया रिवीजन को, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन अगले हफ्ते कर लेंगे। लेकिन अगर पूरे हफ्ते में ये चैप्टर भी निपटा लिया तो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाएगी आप लोगों को, क्योंकि इसके सवाल इतने आसान नहीं होते हैं, बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, और एक बात और मैं इसके लिए प्रो टिप्स आपको ये दे दूं, अगर कोई सवाल ना हो ना, सिर्फ वेन डायग्राम बनाना, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल जितने वेन डायग्राम बन सकते हैं ना, उतने वेन डायग्राम इसके बना लेना, और फिर क्वेश्चंस करना, आपका 100% क्वेश्चन सही हो जाएगा। जब आपको सारे रूल्स भूल जाओ, वैसे तो रूल्स से हो गए, अगर आपको रूल्स समझना है तो फिर वेन डायग्राम से क्वेश्चन करना। नेक्स्ट, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग वैसे तो हटा दिया गया था, नहीं करा रहे थे, लेकिन जब तक डेट नहीं आती है हम ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें आप लोगों का थोड़ा फ्यूचर भी दिख रहा है, क्योंकि CBT 2 से ही हम लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन वाला पार्ट है इसको आप खत्म करें। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट हमारा CBT 1 में भी आ रहा है, RRB JEE प्री में भी आ रहा है, ग्रुप D में भी आ रहा है, तो सब जगह ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। टेक्नीशियन में भी आप लोगों को क्वेश्चन इन्वायरमेंट से रिलेटेड मिलेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट तो आप लोगों को पता ही है कितनी गर्मी हो रही है, दुनिया भर की चीज़ है, सब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो ये आपसे पूछे ही जाते हैं, पेड़ पौधे लगाओ, ये लगाओ, क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, दुनिया भर की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को पता होने चाहिए। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन का पार्ट 1 हम कवर करेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, 2 टारगेट में कंप्लीट होगा, 3 में होगा, फ्री तो चल रहे हैं, इन चीज़ों को कवर करते चलेगा। लेकिन ये मैं कहूँगा इन्वायरमेंटल एजुकेशन वाला सभी बच्चे करें, ना सिर्फ ALP टेक्नीशियन। ALP के सिलेबस में है, अच्छी बात है, टेक्नीशियन में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रुप D में भी पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन आप लोगों को बाकी जगह पे भी पूछे जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गुड बाय। नहीं बोल रहे हैं आप लोगों को, अच्छे से तैयारी करते रहिए, और भगवान से प्रे करते हैं कि गवर्नमेंट चेंज होने के बाद आप लोगों के लिए भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आए, जिससे कि इतने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी कुछ फ़ायदा दिखे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।